हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आई एम वेरी वेरी श्योर आपको ये शॉकिंग फैक्ट तो पता ही होगा कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 45 से 50% लोग आज भी अपनी पूरी की पूरी हाउस होल्ड सेविंग्स जो है, जो पापा मम्मी बच्चा जितने भी लोगों ने कमाया हुआ है वो सारा पैसा, रादर जितना भी हमारा एंसेस्ट्रल पैसा भी जो हमें कैश फ्लो मिला होता है, वो सारा पैसा अप्रोक्सीमेटली 45% से 50% के आसपास का ये सारा का सारा कैश एफडी में लॉक्ड है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में सिर्फ 8 से 10% की ही है। इसमें भी आपके बहुत सारे लिक्विड फंड्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें डेट फंड्स भी है, हाइब्रिड फंड्स भी है। तो अगर हम इक्विटी के थ्रू राउट होकर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी मार्केट में जा रहा है, तो अगर ये प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स अगर हम देखें तो दैट विल बी लेस देन 6-7% इटसेल्फ। मतलब अगर 8 से 10% के आसपास का पैसा पूरा म्यूचुअल फंड्स में लॉक्ड है तो उसमें सारा पैसा तो इक्विटी मार्केट के अंदर नहीं होगा। उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली 60-70% ही इक्विटी मार्केट की तरफ जाएगा इन द बेस्ट केस सिनेरियो। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि इंडिया में जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स है, जो हम एफडी के नाम से जानते हैं, टर्म डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, आरडी के नाम से जानते हैं, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है दे अट्रैक्ट अप्रोक्सीमेटली 45 से 50% ऑफ एंटायर हाउस होल्ड सेविंग्स। और म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, दे आर एबल टू अट्रैक्ट ओनली 5 to 7% ऑफ द टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स। दोस्तों, आप मुझे आज एक बात बताइए, इंडिया का जो टाइम आज चल रहा है ना तो आज से 50 साल पहले ऐसा चल रहा था, ना ही आप ये सोच पा रहे होंगे कि 50 साल के बाद भी ऐसा टाइम चल रहा होगा। रीजन भी कि आज हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 50 साल के बाद ये यंग पॉपुलेशन तो बूढ़ी हो चुकी होगी, तो इंडिया इटसेल्फ भी बूढ़ा हो चुका होगा। इंडिया में ये कंजम्पशन स्टोरी खत्म हो जाएगी, या फिर उतनी ज्यादा पीक पे तो नहीं रहेगी। इंडिया उतना ज्यादा अट्रैक्टिव स्पॉट हो सकता है ना रहे, भगवान करे कि ऐसा बना रहे, लेकिन एटलीस्ट फाइनेंशियल नंबर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स तो ये कहते हैं कि ये फेज इंडिया का आज तक का और आने वाले कई डेकेड्स में भी ये इंडिया का सबसे बेस्ट फेज है। तो आप मुझे बताइए, आपका पैसा कहां पर होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एफडी में पैसा नहीं डालना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए, वो जैसा आपको सजेस्ट करे आपको वैसा ही करना चाहिए, लेकिन सारा का सारा पैसा भी सेफ्टी को चेस करेगा, ये भी कोई समझदारी वाली बात तो नहीं है। अब दोस्तों, ये तो है कुछ फैक्ट्स के एफडी और म्यूचुअल फंड्स में कितना पैसा राउट होके जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको लाइव एग्जांपल से दिखाना चाहूंगा कि अगर आप लगातार एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप लगातार इक्विटी मार्केट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हम यहां पे सबसे सेफ म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, तो आपके रिटर्न्स में कितना गैप आता है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे मैं पर्सनली अपने पैसे को बहुत ही कम एफडी में रखता हूं। मुझे अगर कहीं पर सेफ्टी चाहिए भी होती है, क्योंकि मुझे इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इमरजेंसी वाला फंड भी मेरा एफडी में नहीं जाता है, वो मेरा म्यूचुअल फंड के थ्रू ही सेफेस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड में चला जाता है। वो डेट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, वो लिक्विड म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, इमरजेंसी फंड हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं धन कैलकुलेटर्स पे और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे एफडी और एसआईपी, एज इन एसआईपी इन द इक्विटी मार्केट्स, एसआईपी इन द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और एफडी या एफडी जैसे रिटर्न से आपके रिटर्न के बास्केट में कितना कितना डिफरेंस आ सकता है। आइए यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं, मैं एक सिंपल गूगल सर्च करता हूं और मैंने टाइप किया धन कैलकुलेटर्स, और मेरे सामने ये धन कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। तो यहां पर हम चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पे, और मैं इस वेबसाइट को दो जगह पे ओपन कर लेता हूं। पहली जगह पे रहेगा मेरा एफडी का कैलकुलेशन और दूसरी जगह पे मेरा रहेगा म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन। अब दोस्तों, यहां पर अगर ये एफडी वाली कैलकुलेशन की हम बात करें तो मान लेते हैं कि हम 10,000 रुपीज पर मंथ एफडी में डाल रहे हैं। वैसे मोस्टली एफडी में लमसम इन्वेस्टमेंट डाली जाती है, लेकिन टू मेक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन मैं दोनों में एसआईपी कंसीडर करूंगा। तो यहां पर आप 10,000 रुपीज एसआईपी कर रहे हैं और यहां पर भी हम 10,000 रुपीज ही एसआईपी कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर जो एफडी के रिटर्न्स रहते हैं वो आपको मालूम है इन द बेस्ट केस सिनेरियो 7-7.5% के आसपास के रहते हैं। अगर हम एक सिंपल सा गूगल सर्च कर भी लेंगे तो आज का रेट जो आपको देखने को मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 6.8% से 7% अलग अलग बैंक्स का देखने को मिल रहा है। सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, तो यहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिकमेंड भी नहीं करूंगा। एनीवेज, बिकॉज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मैं आपको एनीवेज कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि हम अगर ये इन्वेस्टमेंट को किसी सही जगह पे राउट करते हैं तो ये हमारे लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करता है, या कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकता है। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि रिटर्न्स आर नॉट एवरीथिंग, रिस्क इज एवरीथिंग। सबसे पहले आपको अपना रिस्क ही समझना चाहिए। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट या विलिंगनेस टू टेक रिस्क अगर सूट नहीं करती, मैच
नहीं करती इक्विटी मार्केट से, तो आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन पीपल ऑफ आर एज, एनीवेयर बिटवीन 20 to 50 एज, इन लोगों को इक्विटी मार्केट में एक बार को कंसिडर करना चाहिए, प्रोवाइडेड दे आर एबल टू हैंडल द रिस्क। मैं यहाँ पे 7% का आरओआई कंसिडर कर लेता हूं, तो ये एफडी है जहां पर आप 10,000 रुपीज की मंथली एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी एज इन मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 7% का इस पे आपको आरओआई मिल रहा है, और मैं अभी इसमें से कोई भी पैसा नहीं निकाल रहा, सारा पैसा कंपाउंड होता रहेगा। अगर हम इस पूरे पैसे को ज्यादा नहीं तो 10 साल के लिए कंपाउंड होने देते हैं, तो आप नोटिस कीजिए आपने टोटल 12 लाख रुपए डिपॉजिट करे थे और आपका रिटर्न आया है 5,40,000 रुपीज का। टोटल पैसा जो आपका बनता है वो बनता है 17,40,000 रुपए के आसपास। दोस्तों यही चीज अगर मैं यहां पर करता हूं, 10,000 रुपीज की एसआईपी है, और निफ्टी एज इन, अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें, इंडेक्स की बात करें, इससे सेफ इक्विटी नहीं हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स का लॉजिक ये कहता है कि जो कंपनी खराब होती जाएगी वो बाहर निकलती जाएगी और जो कंपनी अच्छी होगी वो अंदर आती जाएगी। इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी, शॉर्ट टर्म का मतलब कुछ महीने या 1-2 साल भी हो सकते हैं, इस पीरियड में वॉलिटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इंडियन इक्विटी ने अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं एज ऑफ नाउ। तो 12% का एक मिनिमम आरओआई लगा लेते हैं। वैसे निफ्टी 50 का आरओआई इससे ज्यादा रहा है, लेकिन मैं 12% ही लगा के चल रहा हूं, और यहां पर मैं इसको भी 10 साल के लिए कंपाउंड करता हूं। तो यहां पर आपने 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी और यहां पर रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है, जबकि पिछले वाले केस में रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ और सिर्फ आधा आ रहा था। दोस्तों हम यहां पर आरओआई में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जितना बड़ा पीरियड ये होता जाएगा, 18 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 13,88,000 रुपए का रिटर्न मिलता है आपको, और यहीं पर अगर मैं 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं तो 18 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको 32 लाख का रिटर्न मिलता है। इसका मतलब यह है कि जितना लंबा पीरियड होता जाएगा, ये गैप दोनों के बीच में उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर साल अप्रोक्सीमेटली 5% के रेट से आपका कैपिटल एक्स्ट्रा ग्रो कर रहा है, विच इज ऑलमोस्ट डबल द रेट ऑफ एफडी, ऑलमोस्ट डबल द रेट, नॉट एक्जैक्टली डबल द रेट। तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट जो आपको यहां पर मिलता है वो तो रिटर्न्स का मिलता है। अब आप नोटिस कीजिए, अगर आप 15 साल के लिए यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना गैप आपका जनरेट हो रहा है, 32 लाख के रिटर्न में से अप्रोक्सीमेटली 13 लाख का रिटर्न माइनस कर देंगे तो ऑलमोस्ट 19 या 18 to 19 लाख रुपीस के आसपास का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो कि कंपाउंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स मिल रहा है। दोस्तों अगर आप यहां पे मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो 31,88,000 के एवज में आपको यहां पर अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीस मिल रहे हैं। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली 19 लाख के आसपास का जो गैप है, ये आपको बड़ा रिटर्न मिल रहा है अगर आप इक्विटी मार्केट पे बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों ये वाली चीज तो अनडाउटेडली बहुत ज्यादा फेवर में जाती है म्यूचुअल फंड्स के लिए, लेकिन क्या और भी कोई चीज है जो म्यूचुअल फंड के फेवर में जाती है? यस, वो है टैक्सेबिलिटी। दोस्तों एफडी के जो रिटर्न्स होते हैं वो पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं। एफडी के रिटर्न्स आपकी इनकम के साथ ऐड हो जाते हैं, लेकिन यही अगर आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड के बारे में सोचें तो ये 1 साल के बाद एलटीसीजी अट्रैक्ट करते हैं। एलटीसीजी में पहला 1.25 लाख रुपीस आपका टैक्स फ्री होता है, और उसके बाद जितना भी आप रिटर्न जनरेट करते हैं उस पे 12.5% के आसपास का एलटीसीजी लगता है। दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम यहां पर 15 साल का पीरियड निकाल रहे हैं। तो 15 साल में अगर आप अपनी प्लानिंग इस तरीके से कर लें कि आप धीरे धीरे करके अपने पैसे को निकालेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 1 लाख रुपए ही 1 साल के निकालने हैं। 1 लाख रुपए तो प्रॉफिट है, मतलब आप जितना भी पैसा निकालेंगे उसमें से प्रॉफिट में से जितना पैसा निकालेंगे सिर्फ टैक्सेबिलिटी उसके ऊपर लगेगी। मतलब आप अपने टैक्स की भी प्लानिंग कर सकते हैं आज से 10 साल के बाद और 15 साल के बाद। वैसे वो उस साल की टैक्सेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ एफडी की टैक्सेबिलिटी ज्यादा बनती है और इक्विटी मार्केट की या इक्विटी मार्केट बेस्ड म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी कम बनती है। दोस्तों यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम और भी आती है। एफडी जब आप तोड़वाते हैं तो यहां पर इलिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। आप बैंक के पास जाएंगे और उसके ऊपर आप थोड़ी सी पेनल्टी पे करेंगे और फिर आपकी एफडी टूटेगी। जबकि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड जो है वो आप आज इन्वेस्ट करें तो आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी भी आप चाहें तो वहां से अपने पैसे को निकलवा सकते हैं विदाउट एनी एग्जिट लोड। दोस्तों अगर आप यहां पर धन के प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहां पर किसी को कोई कमीशन भी पे नहीं करनी है, आपकी 0% कमीशन है। और यहां पर अगर हम निफ्टी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स को देखें, जिन्हें हम इंडेक्स फंड के नाम से जानते हैं, यहां पर अगर हम इंडेक्स फंड्स को देखते हैं और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स को देखते हैं तो यहां पर आप नोटिस करेंगे पिछले 3 साल का CAGR 17%, 15%, 13%, हमने तो फिर भी बेयर मिनिमम 12% के आसपास का लिया है। 5 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो भी 18-20% के आसपास के आपके रिटर्न्स बन रहे हैं, जबकि आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं है। मार्केट सिर्फ डिसेंट लेवल पे खड़ी हुई है। मार्केट बहुत अच्छा पिछले 8-10 महीने से परफॉर्म भी नहीं कर रही है, तो भी आपको 14, 15, 16, 17% के आसपास का रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जबकि हमने सिर्फ 12% एज्यूम किए हैं। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान एफडी का जो है वो ये
है कि वो इन्फ्लेशन बीट नहीं करती, क्योंकि रियल लाइफ इन्फ्लेशन, आपकी एजुकेशन की इन्फ्लेशन, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस की इन्फ्लेशन, ये सारी इन्फ्लेशन जो है वो एक्चुअली में 10% से भी ऊपर की बनती है। और गवर्नमेंट डेटा इटसेल्फ 6 से 7% के आसपास की इन्फ्लेशन बताता है आपको, जबकि इक्विटी मार्केट के जो रिटर्न्स है वो इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली बीट करेंगे। तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर एफडी भी म्यूचुअल फंड्स को बीट करती है? यस दोस्तों, सेफ्टी में। अगर आपको बिल्कुल सेफ रिटर्न्स चाहिए तो आप एफडी की तरफ ही रुख कीजिएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं, रादर मैं ये बोलता हूं कि जितने पैसे पे आप रिस्क ले सकते हैं, आपको ना तो सारा पैसा एफडी में डालने की जरूरत है, ना सारा पैसा इक्विटी मार्केट में डालने की जरूरत है। इट शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच। और अगर आप थोड़ा थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं तो जिस पैसे पे आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उसको आप एफडी में डालिए, और जिस पैसे पे आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं उसको आप डालिए इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड पे, वो चाहे इंडेक्स फंड हो या फिर लार्ज कैप फंड हो या फिर जो भी आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करता है वो फंड होगा। दोस्तों बाय द वे, आपको मालूम है कि धन पे जितने आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप उनको प्लेज करते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट मार्जिन मिल जाता है। अगर आप हाई रिस्क एपेटाइट वाले प्लेयर हैं तो आप इस मार्जिन को यूज करके ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट समझते हो। तो दोस्तों देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। और अगर आप एफडी से एफडी की तरफ ही रुख करना चाहते हैं, आप अपने पैसे को एफडी नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इक्विटी मार्केट के एफडी में ना रख के आप, देयर आर सो मेनी फंड्स जो डेट फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल लिक्विड फंड्स हैं, वो भी आपको ऑलमोस्ट एफडी जितना ही रिटर्न देते हैं, रादर उससे भी ज्यादा रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और वहां पर एग्जिट का कोई लोड भी नहीं होता है। तो जो पैसा आपका एफडी में है वो पैसा उसी सेफ्टी के साथ लिक्विड फंड में जा सकता है, और जिस पैसे पे आप रिस्क लेना चाहते हैं उस पैसे को आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। So दोस्तों, this is a comparison which I have tried to do for you so that you can take a wise decision that how much money you want to invest in FD and how much money you want to invest in mutual funds. मेरा वोट यहाँ पर म्यूचुअल फंड को जाता है क्योंकि मेरा रिस्क कैपिटल रिलेटिवली हाई है। आपका रिस्क कैपिटल कैसा है आप एक बार मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूं, लेकिन हम कमेंट्स में इसके बारे में बातें जरूर कर सकते हैं। हम सभी लोग अपने अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। बताइए आपका क्या व्यू है, आप अपने पैसे को कहां पर डालना चाहेंगे, एफडी में या इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में? बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर, मिलते हैं वहीं पर। थैंक Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.